This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। जी बच्चे, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट सेंड की थी। अभी तक मुझे असाइनमेंट मिली नहीं है बच्चों की। आपने सॉल्व करके मुझसे अभी तक शेयर नहीं की। ठीक है, सर वो कोशिश फर्स्ट क्वेश्चन हो गए थे सर। थर्ड में सर वो मसला है सर, वो नहीं सर, वो आप करवा दे थर्ड वाला। जी बच्चे, मैं करवा देता हूँ। जिस अच्छा, ये गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया, तहजीब साहब ने कर दिया। तहजीब ठीक हो गया, और किसी ने? सर भी ये किया नहीं है, लेकिन ठीक सर हो कर लिए थे, 2 क्वेश्चन किए हैं सर। ठीक हो गया जी। मैं इसको इंशाल्लाह आज चेक कर लूंगा। ठीक हो गया जी बच्चे। एक मिनट देते हैं मुझे, फिर मैं असाइनमेंट अपलोड कर लूं, क्योंकि मैंने वो असाइनमेंट अपलोड नहीं की हुई। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करवाना मेरे से, तो फिर मुझे वो असाइनमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम। बाकी क्वेश्चंस हो गए हुए हैं सॉल्व। जी स्टार्ट सर, कर। बाकी हो गए। जी ठीक हो गया जी बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, ये क्वेश्चन है, following information have been extracted from the financial statement of Yasser Limited. Yasser Limited ये कंपनी एंड बिलाल लिमिटेड और बिलाल लिमिटेड ये कंपनी है। ये उनकी इंडिविजुअल, सेपरेट या स्टैंड अलोन स्टेटमेंट्स। किस पीरियड की है? रिपोर्टिंग डेट क्या है? 30 जून 2016। फिक्स एसेट लाइन आइटम्स ऐड करेंगे। बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू को ऐड करेंगे, हमें जरूरत नहीं है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट भी और कॉस्ट में एडजस्ट करें। इन्वेस्टमेंट इन बीएल, इसे हम इलिमिनेट करेंगे, नॉक ऑफ करेंगे नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी के अगेंस्ट। स्टॉक इन ट्रेड लाइन आइटम्स ऐड करेंगे। अदर करंट एसेट लाइन आइटम्स, इसे भी ऐड करेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस लाइन आइटम्स ऐड करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल जस्ट पेरेंट का प्रेजेंट होगा। रिटेन अर्निंग के लिए हम सीआरई और एनसीआई का अकाउंट बनाएंगे बच्चे। नेक्स्ट, अदर क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज लाइन आइटम्स जस्ट ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट, 1 जुलाई एक्विजिशन डेट है। वायल एक्वायर्ड 75% शेयर्स। कंट्रोल कितना एक्वायर किया वायल ने बीएल का? 75%। पार्शली ओन्ड, होली ओन्ड? नहीं जा रही जी पार्शली ऑन बच्चे, सर। बिल्कुल ठीक हो गया। और बच्चे, प्राइस कितनी पे की है? 18 पर शेयर प्राइस पे की है।
ऑन एक्विजिशन डेट रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 219 मिलियन। कौन सा बैलेंस है? प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा जरा आप कैलकुलेशन करते हैं। 500 शेयर कैपिटल है, एक शेयर 10 रुपए का। कितने परसेंट कंट्रोल एक्वायर किया है? 75% कंट्रोल एक्वायर किया। हर बदले में एक शेयर के बदले में पेरेंट को वायल को बीएल के एक शेयर के बदले में कितने पैसे देने पड़े? 18 रुपए पे करने पड़े। बताइएगा बच्चे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी बन रही है? फिगर कैलकुलेट करें। 500 शेयर कैपिटल की अमाउंट, एक शेयर 10 रुपए का। मुझे कैसे पता चला? ये देखिए ये मेंशन किया हुआ है, ₹10 ईच। 500 डिवाइडेड बाय 10, 75% वायल ने एक्वायर किए और हर शेयर के बदले में 18 रुपए पे कर रहा है। कितनी फिगर है? 675 मिलियन बन रही है बच्चे। ये वही फिगर नहीं है जो यहाँ पे बच्चे प्रेजेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट इन बीएल, ये भी एक वे है बताने का। समटाइम यहाँ पे हो सकता है, अब वायल जरूरी थोड़ी है कि सारी की सारी सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हो सकता है उसने नंबर ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की अब ये भी जरूरी नहीं है कि सारी कंपनीज उसकी सब्सिडरी हो सकता है एक सब्सिडरी हो। अच्छा अब अगर लेट्स सपोज यहाँ पे बैलेंस होता 900, तो आपने क्या करना था? आपने 900 में से 675 लेस कर देना था, बाकी जितना भी बैलेंस था वो अप्रोक्सीमेटली 225 बनना था। जी बिल्कुल 225 वो अदर इन्वेस्टमेंट के नाम से रह जाना। ये पास पेपर का क्वेश्चन है, मैं वहां पे रेफर भी करवा दूंगा आपको। ठीक हो गया ना जी बच्चे? यहां तक मैं बात समझा पाया हूं आप लोगों को? क्लियर हो गया आप लोगों को? इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। जी बच्चे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। सबसे पहले बच्चे हमें सबसे पहला स्टेप, हमें नेम लिखना है वायल ग्रुप। बच्चे हम बना क्या रहे हैं? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ सर ये फाइनेंशियल। सर लेक्चर से रिकॉर्ड हो रहा है सर, बार बार से लाइट जा रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जी आप उस चीज की परेशानी ना लें। जी सर, क्लास के बाद सर रिकॉर्ड से सेंड कर दीजिएगा। जी ठीक है जी। एज एट, अच्छा बच्चे मुझे बताइएगा एज एट डेट क्या है जी बच्चे? 30 जून 2016। अच्छा बच्चे हमारे जो फिगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रुपीज इन मिलियन में है, हमने ये लिख लिया डिनोमिनेशन रुपीज इन मिलियन। सबसे पहले बच्चे एसेट्स, एसेट्स में फिक्स एसेट्स, एसेट्स और बच्चे फिक्स्ड एसेट्स। जी बच्चे बुक वैल्यू लिखेंगे। बुक वैल्यू कितनी है? 180 और 470, 180 प्लस 470। ये पहली फिगर आ गई बच्चे। नेक्स्ट बच्चे इन्वेस्टमेंट है, इलिमिनेट होनी है। गुडविल के लिए हम स्पेस, और आपको पता है गुडविल की जो वर्किंग है वो वर्किंग नंबर 2 होती है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की वर्किंग। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड करंट एसेट्स में आ गई, स्टॉक इन ट्रेड अदर करंट एसेट्स कैश एंड बैंक बैलेंस। स्टॉक इन ट्रेड other current assets cash and bank बैलेंस।
अब इन सबकी अमाउंट भी लिख लेते हैं। स्टॉक इन ट्रेड 176,150, 176,150। अच्छा, अदर करंट एसेट्स में 71 और 50, 71 प्लस 50। कैश एंड बैंक बैलेंस 63 प्लस 151। लास्ट पे बचे टोटल एसेट्स। इसके बाद बचे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले बचे शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम नहीं है तो कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग या ग्रुप रिटेन अर्निंग। उसके बाद बचे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक हो गया जी बच्चे जी। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के बाद बचे क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज। इसकी फिगर बचे 75 प्लस 51, 75 प्लस 51। अच्छा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के अगेंस्ट रेफरेंस वर्किंग नंबर 3 का। कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग वर्किंग नंबर 5 होगी हमारी। शेयर कैपिटल कितना बैलेंस जी बचे? शेयर कैपिटल के अगेंस्ट क्या फिगर होगी? 750 जी शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी, 750। अब बच्चे हम स्टार्ट कर देते हैं। पहले टोटल लिख लेते हैं, फिर उसके बाद वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहली वर्किंग BL YL कितने परसेंट एक्वायर किया कंट्रोल? 75% गिवन था, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 25%। एक्विजिशन डेट बचे 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2014। और रिपोर्टिंग डेट क्या है बच्चे? 30 जून 2016। 2 इयर्स के लिए। एक्सक्यूज मी सर, जी बच्चे। सर ये एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट जो है सर, ये रिजर्व्स की कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं या मतलब सर इसकी कोई उस तरह जरूरत? समटाइम में डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी होती है जब फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। आज ही इंशाल्लाह उम्मीद है मैं आपके साथ डिस्कस करना शुरू करूंगा। तो उसमें ये होता है कि समटाइम हमें डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी होती है। डेप्रिसिएशन होती है एक्विजिशन डेट से लेकर रिपोर्टिंग डेट तक। तो मैं वैसे सेफ साइड लिखवा देता हूँ, जरूरी नहीं है, आप नहीं लिखना चाहते हो ना लिखो, लेकिन सिर्फ क्या है आपको पता हो कितने पीरियड की एडजस्टमेंट्स हमें समटाइम इनकॉर्पोरेट करनी है। ठीक है, जब हम करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप रिटेन कर सकते हैं, आपका इतना अच्छा मोमेंटम है कि आपको बातें याद रह जाती हैं, गलती के चांसेस नहीं है, तो फिर जरूरत नहीं है कि वक्त जाया करें बिल्कुल भी। क्योंकि R2 का पेपर बहुत लेंथियर पेपर होता है। इस पेपर को टाइम पे मुकम्मल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये कहूं कि होता ही नहीं है, ये गलत बात है।
हो जाता है, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तब होगा। जी बच्चे, वर्किंग नंबर 2 एंड वर्किंग नंबर 3 हमारी पैरेलल वर्किंग होगी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की और एनसीआई की। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। जी बच्चे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने ऑलरेडी कंप्यूट किया है, मैं अगेन आपको बता रहा हूं। देखें, 500 टोटल शेयर कैपिटल है सब्सिडरी का। ये आप दोबारा कंसंट्रेट कीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं ये वर्किंग कैसे हुई है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी। ये फिगर शेयर कैपिटल की है, हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। तो क्या करें, हर शेयर जितने रुपए का उससे डिवाइड कर दें। टोटल शेयर कैपिटल की अमाउंट है 500, पर शेयर प्राइस है 10 रुपीज। तो बच्चे हम क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 10 नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब कंट्रोल कितना एक्वायर किया वाईएल ने, 75%। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 75% से। अच्छा, वाईएल ने बीएल को जब एक्वायर किया तो हर शेयर कितने रुपए का उसे मिला है, उसे तो 18 रुपए का मिला है। ये है प्राइस उसको जो बियर करनी पड़ी है, उसकी जो कंसिडरेशन उसे पे करनी पड़ी है, जो उसे कॉस्ट इंकर करनी पड़ी, 18 रुपीज पर शेयर। तो अब हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये फिगर हमने कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखी हुई है, 675 है ये फिगर। किसी भी बच्चे को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की कंप्यूटेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी बच्चे, नेक्स्ट शेयर कैपिटल। अब देखें, मैं यहां पे भी दोबारा बात समझा रहा हूं। शेयर कैपिटल है 500, मल्टीप्लाई करना है कंट्रोल, हमने 75% एक्वायर किया है। 500 का 75% ले, ये फिगर बन रही है 375। अच्छा, रिमेनिंग शेयर एनसीआई के पास शेयर कैपिटल। अब देखें, 500 मल्टीप्लाई बाय एनसीआई की परसेंटेज है 25%, ये फिगर बन जाएगी 125। हम ये बार बार लिख नहीं रहे थे, हम टाइम सेव कर रहे थे। हमें पता था डायरेक्टली 500 इंटू 75% 375, 500 into 25% 125। गॉट इट? जी बच्चे, नेक्स्ट शेयर प्रीमियम की फिगर गिवन नहीं है, हमें वर्किंग 4 पहले अब कंप्लीट करनी पड़ेगी, इससे पहले कि हम एनसीआई और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का अकाउंट मुकम्मल करें। तो वर्किंग नंबर 4 है रिजर्व्स की वर्किंग। अच्छा बच्चे, रिजर्व्स की फिगर दोबारा से समझ लीजिएगा। ये फिगर है टोटल रिजर्व्स की फिगर, किस दिन, एट रिपोर्टिंग डेट। और जो टोटल रिजर्व्स की फिगर हमें एट रिपोर्टिंग डेट लेनी होती है, तो ये फिगर बन गई 270। मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से सुन लीजिएगा। रिटेन्ड अर्निंग का टोटल बैलेंस एट रिपोर्टिंग डेट, मैं वो सबसे पहले वो बैलेंस पिक करता हूं। अब मुझे इस बैलेंस को बाइफरकेट करना है अमंग प्री और पोस्ट, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। प्री का यूजुअली बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होता है, यूजुअली बैलेंस, मैं हमेशा नहीं कह रहा हूं, यूजुअली, समटाइम हमें कंप्यूट भी करना पड़ सकता है। इस क्वेश्चन में गिवन है 219 प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस। ये बच्चे क्लियर हो गया बच्चे? 219 प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस। देन वी हैव टू कंप्यूट द पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व बैलेंस। हाउ, कैसे बच्चे? 270 टोटल रिटेन्ड अर्निंग एट रिपोर्टिंग डेट लेस प्री एक्विजिशन रिजर्व 219, 270 माइनस 219, डिफरेंस 51। बताइएगा बच्चे मुझे कंप्यूट करके, आप लोग कैलकुलेट करके, मुझे पता चले आप लोग कंप्यूट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं मेरे साथ साथ। 51। जी शाबाश, 51 बैलेंस, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे, अब आपको पता है प्री और पोस्ट को हमें बाइफरकेट करना होता है, प्री और पोस्ट को हमें बाइफरकेट करना है। अब आप बताएं प्री को
किस किस एरिया में हम बाइफरकेट करेंगे, किस किस में, सीआरई और एनसीआई में या सीओसी और एनसीआई में? शाबाश, सीओसी और एनसीआई। 75 हो जाएगा, एनसीएम इन इसी 25 तरह हो से जाएगा। बच्चे पोस्ट को सीआरई कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग, क्योंकि एक्विजिशन के बाद का जो प्रॉफिट है उसमें हमारा भी हक है। ये मुझे बैलेंस बताया एक बच्चे ने 164 और 55। इसी तरह से सीआरई और एनसीआई का बैलेंस, ये आप लोग भी कंफर्म करते जाइएगा, ठीक है? बैलेंस 38 राउंड ऑफ किया हुआ है आपने, चले जी राउंड ऑफ किया हुआ है, वैसे राउंड ऑफ करना नहीं चाहिए लेकिन राउंड ऑफ किया हुआ है इन्होंने। 38.25 और 12.75, ठीक हो गया जी, जजाकल्ला तहजीब साहब। इन्होंने कहा है 54 आई थिंक सो 75 मुझे बताया, अब ये कंफर्म आप लोग कीजिएगा। सर ये 164.25 4.25, ठीक हो गया, हमने पूरा पूरा लिख दिया जी। बच्चे आप लोगों को बात समझ में आ गई? इस रिजर्व की वर्किंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आज से ही हमारी वर्किंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। तो बच्चे सीओसी में 164 प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, 164.25 और एनसीआई में प्री एक्विजिशन रिजर्व्स 54.75। अच्छा बच्चे, बैलेंसिंग फिगर गुडविल की फिगर होगी, कैलकुलेट करके बताएं बच्चे क्या फिगर बन रही है। टोटल 675 बन रहा है हैवियर साइड का, ये भी बच्चे 135.75 बिल्कुल ठीक हो गया जी, 135.75। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट हमें लास्ट वन अकाउंट प्रिपेयर करना है, बनाना है वर्किंग नंबर 5, दैट इज कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग। वाईएल्स टोटल रिटेन अर्निंग क्या है वाईएल की? वाईएल की टोटल रिटेन अर्निंग 340, शाबाश बिल्कुल सही हो गया जी, जजाकल्ला 340। अच्छा, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व क्या बैलेंस है बच्चे? 38.25। इसी तरह से बच्चे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 12.75। अब बच्चे इसका टोटल कीजिएगा और ये कैरी डाउन बैलेंस 192.5 बैलेंस मुझे बताया गया। और सीआरई में बच्चे इसका बैलेंस टोटल बताइएगा 378.25, बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट 378.25 कैरी डाउन बैलेंस। बच्चे जो फिगर्स हमने अब कंप्यूट कर ली हैं, अब वो फिगर्स हम इंसर्ट करने लगे, ठीक हो गया जी। कोई और एडजस्टमेंट नहीं है तो फिक्स एसेट का टोटल कीजिएगा बच्चे 650, ठीक हो गया। गुडविल की फिगर हमने कंप्यूट की थी 137.75 जी, ठीक हो गया। 135 थी, सॉरी मिस्टेक बाय मिस्टेक, 135.75 ठीक हो गया जी बच्चे। स्टॉक इन ट्रेड की फिगर बच्चे 326 जी बच्चे, 121 बिल्कुल ठीक हो गया जी। ये फिगर बच्चे 214। अब ये मैं इसको सेपरेट नहीं कर रहा हूं, टोटल मुझे बता दीजिए सर 144.6.75 ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। शेयर कैपिटल की फिगर हमने लिखी है, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का बैलेंस हमने डिटरमिन किया था बच्चे 378.25 जी। एनसीआई का बैलेंस
इसका टोटल भी करना है, फिर एनसीआई का बैलेंस भी 192.5 और फिर ये टोटल इक्विटी का बैलेंस। टोटल करें जल्दी से, 750 प्लस 378.25, ये 1128.25 प्लस 192.5, 1320.75। जी बच्चे, अलग अलग इसका टोटल बैलेंस बच्चे सर जी ये अलग अलग टोटल करना लाजमी होता है कि जी इकट्ठा ही कर बिल्कुल दिया है, करें? ये बताना होता है। ये कंसोलिडेशन में इक्विटी बतानी होती है, पेरेंट की ये शो हो रही है, ये ओवरऑल ग्रुप की इक्विटी शो हो रही है, ये एनसीआई की इक्विटी का बैलेंस, ये टोटल इक्विटी बन गई, ये बतानी होती है सेपरेट। ये प्रेजेंटेशन का वे है। 1146.75। जी बच्चे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताएं, आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बात समझ आ गई है? बाकी सब लोगों को, फारूक साहब आपको समझ में आई है? इकरा बच्चे, हारिस महमूद साहब, मोहसिन अली, मोहम्मद अली मलिक, कबीर, अरीब, सब लोगों को बच्चे? जी ठीक हो गया जी बच्चे। स्टार्ट कर दें बस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना। जी अरहम साहब, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें डिस्कस करना। जी सर जरूर। चले जी, अल्लाह ताला कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तहजीब साहब, ये क्वेश्चंस जिस जिस तरह से हम एडजस्टमेंट डिस्कस करते जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते जाएंगे। देखिए, ये मेरी बात याद रखिएगा, बहुत ज्यादा सवाल सॉल्व करना डिफरेंट वो शायद हमें इतना ज्यादा फायदा ना दे। एक क्वेश्चंस को अ नंबर ऑफ टाइम सॉल्व करें, वो ज्यादा आपको फायदा देगा। ठीक हो गया ना बच्चे? तो कोशिश कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को बदल बदल के जब एडजस्टमेंट करवाऊंगा तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा मोल्ड करूंगा। क्वेश्चंस वही होंगे, थोड़ा सा मोल्ड करके उन्हें थोड़ा सा इनहांस करूंगा ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पॉसिबल हो सके। ठीक हो गया जी बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हम स्टार्ट करने वाले हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। आज से हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। काफी ज्यादा एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ फॉर्म्स ऑफ कंसीडरेशन से रिलेटेड भी हैं, कुछ सिंपल एडजस्टमेंट्स भी हैं, तो मैं सभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा बेसिक आज जो प्राइम इंपॉर्टेंस है जिस पर मैंने देनी है वो है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। मेरा प्लान था कि पहले 30 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोगों को इम्पेयरमेंट लॉस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके बाद फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डिस्कस कर दूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये शायद बेहतर है ये हमारे लिए, हम नहीं कर पाए, तो मैं आज पहले फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ही आपके साथ कंप्लीट डिस्कस करूंगा। इम्पेयरमेंट लॉस का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। आई कैप एग्जाम कोई भी क्वेश्चन आपको इस एडजस्टमेंट के बगैर नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेटली हर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये एडजस्टमेंट पूछी हुई है, और ये एडजस्टमेंट है भी बड़ी इंपॉर्टेंट। एडजस्टमेंट क्या है? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से क्या मुराद है, ये क्या बात? अच्छा बच्चे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ये है कि पेरेंट जब सब्सिडरी को एक्वायर करता है, पेरेंट जब सब्सिडरी को एक्वायर कर रहा है, पेरेंट ने एक्वायर कर लिया सब्सिडरी को, सब्सिडरी के नेट एसेट्स हैं, एसेट्स भी हैं, लायबिलिटीज भी हैं। अभी मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, लेकिन एसेट्स भी होंगे, लायबिलिटीज भी होंगी, सभी की बात करते हैं हम। अच्छा, अब एट एक्विजिशन उसे कंप्यूट करनी है गुडविल। अच्छा, अब गुडविल का मतलब ये नहीं है कि वो एक्विजिशन करता है साथ ही गुडविल कंप्यूट करना शुरू कर देता है, ऐसा नहीं है। पेरेंट ने जब कंसोलिडेशन, क्योंकि कंसोलिडेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है?
पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट ने ना सिर्फ अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, बल्कि उसने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना भी पेरेंट की जिम्मेदारी होती है। अच्छा, अब पेरेंट जब रिपोर्टिंग डेट पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा तभी वो गुडविल की वर्किंग करेगा, लेकिन गुडविल की वर्किंग होगी किस डेट के लिए? एट एक्विजिशन डेट। अच्छा, अब एट एक्विजिशन डेट पे पेरेंट को क्या करना होता है? जो सब्सिडरी के एसेट्स और लायबिलिटीज है उनकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी है। क्या करना है? आइडेंटिफाई। या आपको याद होगा मैंने वर्ड लिखवाया था रिकॉग्नाइज, स्टेप 3 आपको याद होगा IFRS 3 में। द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज। क्लियर हो गई बच्चे बात? अच्छा, अब हुआ क्या, सिचुएशन क्या होती है? सम टाइम बुक वैल्यू और एसेट की फेयर वैल्यू डिफरेंट होती है। अगर एसेट की बुक वैल्यू जो सब्सिडरी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रेजेंट की हुई है वो उसकी बुक वैल्यू कहलाएगी, उसकी कैरिंग अमाउंट कहलाएगी। जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जितनी भी फिगर्स लिखी हुई हैं वो उन एसेट्स और उन लायबिलिटीज की कैरिंग अमाउंट है, बुक वैल्यू है। मार्केट में अगर वैल्यू डिटरमिन की जाती है, इंडिपेंडेंट रिवैल्यूअर डिटरमिन करता है उस एसेट की वैल्यू, रिवैल्यूएशन करता है। एसेट की वैल्यू अगर बुक वैल्यू से डिफरेंट हो जाए तो देखना ये होता है क्या वो बुक वैल्यू से कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है। अगर तो फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो तो हम उसे कहते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। अगर कम हो तो लॉस कहलाता है। इसे हम सिंपली ये भी कह सकते हैं फेयर वैल्यू गेन या फेयर वैल्यू लॉस। ठीक हो गया जी बच्चे? तो हमने इस एडजस्टमेंट को अच्छे तरीके से अब समझना है। फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैंने कुछ थोड़ा सा आपके साथ जिक्र किया उसका। तो हम यहां पे अब डिस्कस करने वाले हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के लिए पहली बात, अगर तो फेयर वैल्यू ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट हो तो कहलाएगा फेयर वैल्यू गेन। इन केस अगर फेयर वैल्यू लेस देन कैरिंग अमाउंट हो तो ये कहलाता है बच्चे फेयर वैल्यू लॉस। ठीक हो गया जी बच्चे? फेयर वैल्यू गेन और फेयर वैल्यू लॉस। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसको दो तरह से फेयर वैल्यू गेन या लॉस की एडजस्टमेंट को हम बाइफरकेट करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, इफ एसेट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट, अगर एसेट सब्सिडरी के पास ही पड़ा हुआ, उसने आगे बेच नहीं दिया रिपोर्टिंग डेट, तब ये एडजस्टमेंट हो। मैं बताने लगा हूं ए में। बी में बताऊंगा कि उसने फर्दर सेल भी कर दिया। ए में क्या हम जिक्र कर रहे हैं? अगर तो एसेट सब्सिडरी के पास ही पड़ा हुआ रिपोर्टिंग डेट तक, एक्विजिशन डेट पे तो पड़ा ही हुआ था, एक्विजिशन डेट पे सब्सिडरी के पास ही था, रिपोर्टिंग डेट पे भी सब्सिडरी के पास ही है, सब्सिडरी ने उसे डिस्पोज ऑफ नहीं किया। इफ एसेट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट एंड subsidiary did not recognize
फेयर वैल्यू गेन और लॉस सब्सिक्वेंटली, और फेयर वैल्यू गेन या लॉस सब्सिडरी ने रिकॉर्ड भी नहीं किया अपनी किताबों में, तब ये एडजस्टमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? कॉन्सेप्ट क्या है? एसेट एट एक्विजिशन डेट। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यकम जनवरी 2020, 31 December 2020 एक्विजिशन डेट, रिपोर्टिंग डेट। पेरेंट ने सब्सिडरी को एक्वायर किया, एक एसेट है बिल्डिंग, उसकी फेयर वैल्यू ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट है। अब हमें ये देखना है क्या रिपोर्टिंग डेट पे ये बिल्डिंग सब्सिडरी के पास मौजूद है या नहीं है, एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये देखना है। वो इंफॉर्मेशन अगर नहीं देता क्वेश्चन में तो क्या अज्यूम किया जाएगा? उसने सेल नहीं की। अगर कोई इंफॉर्मेशन एग्जामिनर क्वेश्चन में प्रोवाइड नहीं करता तो हम क्या अजम्पशन लेंगे? उसने इस एसेट को सेल नहीं किया, ये एसेट सब्सिडरी ही के पास पड़ा हुआ। और दूसरी अजम्पशन हमने क्या कि उसने सब्सिक्वेंट एक्विजिशन डेट के बाद, हो सकता है ना किसी भी दिन 30 जून 2020 पे सब्सिडरी इस फेयर वैल्यू गेन को रिकॉर्ड कर ले अपनी किताबों में। ऐसा भी नहीं हुआ, उसने गेन रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। अब ये एडजस्टमेंट अब आपको समझ में आ गई। इफ एसेट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट, एसेट रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद है, किसके पास? सब्सिडरी के पास। एंड सब्सिडरी डिड नॉट रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू गेन और लॉस सब्सिक्वेंटली, फेयर वैल्यू गेन और लॉस जितना भी बनता था उस एसेट का, सब्सिडरी ने सब्सिक्वेंट पीरियड में उसे रिकॉर्ड भी नहीं किया। एक्विजिशन डेट के बाद के पीरियड के लिए मैं वर्ड बोल रहा हूं सब्सिक्वेंटली, ये भी याद रखिएगा बात मेरी। सर हम इस एडजस्टमेंट को अब सॉल्व करने लगे। ठीक हो गया जी बच्चे? सर जी, ठीक बच्चे, सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर सबसे पहले सब्सिडी ने सर अगर अबीर मेरी जी बात जी सुनो बच्चे, बड़ी अपनी ना लाइफ को कंफर्टेबल रखना है। ये मैंने क्या जिक्र किया, ये ए है, बी में क्या करूंगा? यही काम करूंगा। इफ एसेट नॉट एग्जिस्टेड एट रिपोर्टिंग डेट, और साथ ही साथ या तो मैं ये भी कह सकता हूं सब्सिडरी रिकॉग्नाइज फेयर वैल्यू गेन और लॉस सब्सिक्वेंटली, वो एक अगली फर्दर एडजस्टमेंट बन जाएगी हमारी। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये अभी है, हम सिर्फ ये वाली एडजस्टमेंट डिस्कस कर। सर जी लेकिन मेरा आपको क्वेश्चन ये पता है तो कि होगा कि एडजस्टमेंट का मतलब क्या। अगर मैं ये नहीं बताता तो सिंपल एडजस्टमेंट थी, फिर वो अगली बात जब मैं अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तब और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक हो गया? अभी आप सिंपल ये समझेंगे ये फेयर वैल्यू गेन और लॉस के एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी बच्चे? अब सिंपल फेयर वैल्यू गेन और लॉस के एडजस्टमेंट। अच्छा, इन केस इफ फेयर वैल्यू ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट हो तो देन हम क्या कहते हैं इसे? फेयर वैल्यू गेन। तो पहली एडजस्टमेंट हम क्या करने लगे? फेयर वैल्यू गेन की सॉल्व करने। फेयर वैल्यू गेन होगा तो एट एक्विजिशन क्या एंट्री पोस्ट होगी? एट एक्विजिशन डेट मेमोरेंडा एंट्री क्या पोस्ट होगी? एंट्री ये पोस्ट होगी एसेट को डेबिट करना है, जो भी एसेट होगा, और क्रेडिट कर देना है बच्चे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या हुआ? इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन इक्विटी भी हो गई। एसेट भी बढ़ गया, इक्विटी भी बढ़ गई।
अच्छा, इसकी और ये भी एंट्री हो सकती है क्योंकि एमसीक्यूज है ना, एग्जामिनर हमसे एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए एसेट्स, एसेट को बच्चे हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को बच्चे या तो क्रेडिट करेंगे, अब किस परसेंटेज से, जितने से कंट्रोल एक्वायर किया, और दूसरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एंट्री का आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम सॉल्व पहले वाली किया करेंगे, वो हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान है, हमें ज्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। दोनों सेम एंट्रीज है, कोई चेंज नहीं है इसका। मैं भी आपको उसका इफेक्ट भी बता दूंगा। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन इक्विटी, इंक्रीज इन इक्विटी। अच्छा, दोनों का सेम इफेक्ट क्यों है, देखिए मैं अभी आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये रिजर्व की वर्किंग है, ठीक है जी, ये रिजर्व की वर्किंग हमने की। अगर मैं कोई चीज यहां पे क्लब कर दूं 10 रुपीज से, तो क्या होगा, ये 10 भी बाइफरकेट हो जाएगा। 10 का 75% ले, ये फिगर यहाँ पे 7.5 से ऐड हो जाएगी, ये फिगर यहाँ पे 2.5 से ऐड हो जाएगी। तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं पूरी की पूरी फिगर 10 यहाँ पे ऐड कर दूं, ऑटोमेटिकली जब 75% लूंगा यहाँ पे भी इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे भी इफेक्ट आ जाएगा। या दूसरा भी क्या हो सकता है, मैं 7.5 यहाँ पे सेपरेट ऐड करूं, 2.5 यहाँ पे मैं सेपरेट ऐड करूं, इफेक्ट तो वही रहेगा ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यही है, यही दोनों एंट्रीज है। मैं दोबारा आपके सामने ओपन करता हूं, ये देखिएगा, यही मैंने एंट्री पोस्ट किया ना, एसेट को डेबिट किया, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को क्रेडिट किया। प्री एक्विजिशन जब मैं बाइफरकेट करूंगा सीओसी में और एनसीआई में, ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट ट्रांसफर नहीं हो जाएगा। या दूसरा क्या है कि आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में 7.5 सेपरेट शो करवा दें, एनसीआई में उसके अकाउंट में सेपरेट शो करवा दें, दोनों सिचुएशन में सेम इफेक्ट है। बट एंट्री आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे किसी भी तरह से पूछ सकता है, और आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर भी हो। मुझे बताइएगा इस एंट्री में किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, एसेट की फेयर वैल्यू अगर बढ़ गई, हम एसेट को अगर फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करेंगे, उसके एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। एसेट की फेयर वैल्यू है 100 रुपीज, कैरिंग अमाउंट थी 50 रुपीज, तो बताएं एसेट का 50 रुपीज से फेयर वैल्यू गेन आ गया, एसेट को 50 रुपीज से बढ़ाना पड़ेगा, एसेट बढ़ेगा, एसेट इंक्रीज हो गया। उसका दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, एक्विजिशन डेट पे हमारे जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का रिजर्व है, वो बेसिकली फेयर वैल्यू रिजर्व है, वो प्री एक्विजिशन रिजर्व में हम ऐड कर देंगे, और उसे क्या लिखेंगे, फेयर वैल्यू गेन के नाम से वो ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, सर जी, बातें क्लियर है? अगर पेरेंट ने शुरू से ही कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट किया हो, तो फिर हमें ये फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट करने की जरूरत बच्चे पड़ेगी? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, आईएफआरएस 3 में गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करना होगा, ताकि हम गुडविल की कंप्यूटेशन कर सके। ठीक है ना, आईएफआरएस 3 की रिक्वायरमेंट। अब उस चीज में परेशान हो जी बच्चे, बात क्लियर हो गई आप सब लोगों को? ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, इन केस अगर एसेट डेप्रिशिएटिंग एसेट, एसेट कौन सा है, डेप्रिशिएटिंग एसेट है, तो फिर डेप्रिसिएशन की भी एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी, अब जरा गौर से सुननी है मेरी बात, मैं एक एग्जांपल लूंगा, बात समझाऊंगा। एक एसेट है कैरिंग अमाउंट, और एक है फेयर वैल्यू। लेट्स सपोज उसकी कैरिंग अमाउंट है 50, फेयर वैल्यू बन गई उसकी 100, फेयर वैल्यू गेन कितना बन जाएगा, जल्दी से बताएं, 50। हम कह रहे हैं उसकी डेप्रिसिएशन थी, कॉस्ट इसकी थी, अगर एक्चुअल कॉस्ट देखी जाए तो 100, 10 ईयर यूजफुल लाइफ, तो डेप्रिसिएशन बनती है 10 के अकॉर्डिंग। अब कितनी इसकी कैरिंग अमाउंट बन जाएगी बच्चे, 40। ये बैलेंस है, ये कम जनवरी 20 पे, और ये बैलेंस बन गया 31 दिसंबर 20 पे।
जी बच्चे, बात समझा पाया हूं? अच्छा बच्चे, ऑन द अदर हैंड, अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, फेयर वैल्यू के केस में हम क्या करते हैं, फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, तो 100 को 5 से डिवाइड किया, अब डेप्रिसिएशन बनेगी 20 फेयर वैल्यू गेन फेयर वैल्यू के मुताबिक। अब बताएं इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है बच्चे, 80। अच्छा, फेयर वैल्यू पे अगर एसेट रिपोर्ट करते हैं तब तो डेप्रिसिएशन बनती है 20 रुपीज की, सब्सिडरी ने कितनी डेप्रिसिएशन ली हुई है, 10 रुपीज की, इसका मतलब इसकी फर्दर 10 रुपीज की डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करनी पड़ेगी। अब फेयर वैल्यू गेन में से 50 में से 10 लेस करेंगे तो रिमेनिंग डिफरेंस कितना बन जाएगा, 40 का। वैसे भी अगर आप देखें 80 में से 40 डिडक्ट करें तब भी बैलेंस 40 बन रहा है, और अगर हम 50 में से 10 लेस करें तब भी बैलेंस 40 बन रहा है। तो हमें एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी। एक्सेस डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या एंट्री पोस्ट करेंगे, हम एंट्री पोस्ट करेंगे बच्चे, पोस्ट, आपको पता है डेप्रिसिएशन अगर बढ़े, मुझे जवाब देना है आप लोगों ने, डेप्रिसिएशन अगर बढ़े प्रॉफिट कम होता है या बढ़ता है, जल्दी से बताइएगा। डेप्रिसिएशन की अमाउंट बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया जी, डेप्रिसिएशन के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा। तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स को डेबिट कर देंगे, क्या इफेक्ट हुआ, इक्विटी डिक्रीज कर गई। अब एसेट भी तो कम हो जाएगा ना, डेप्रिसिएशन की चार्ज होने की वजह से एसेट की भी वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये इफेक्ट क्या है, डिक्रीज इन एसेट। और अगर डेप्रिशिएटिंग एसेट होगा तो फिर हम ये एंट्री पोस्ट करेंगे। और अगर कोई ऐसा एसेट हुआ जो नॉन डेप्रिशिएटिंग एसेट है, लेट्स सपोज नॉन करंट एसेट में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं लैंड की, क्या लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती, तो उस सिचुएशन में बच्चे क्या होगा, उस सिचुएशन में हम डेप्रिसिएशन की फिगर कंसीडर नहीं करेंगे, उसकी एंट्री ही पोस्ट नहीं होगी। तो बच्चे अभी हमने फेयर वैल्यू गेन के एडजस्टमेंट को समझा। नहीं, एग्जाम में एंट्री नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन में एंट्रीज नहीं आती, लेकिन यह है कि अब तो आपको पता है ना, वो शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ रहा है आपसे, तो शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले, या आपसे वैसे ही क्वेश्चंस में 2 मार्क्स की 1 मार्क की वो आपसे एंट्री पूछ ले, ठीक है, तो कोई मुमकिन है वो पूछ सकता है आपसे। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं असाइनमेंट मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, मैं वो असाइनमेंट इंसर्ट कर दूं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस में क्वेश्चन कर लेते हैं, यही तक कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिस का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर इसमें जो डेप्रिसिएशन का रेट यूज किया आपने वो 20% यूज किया है? जी बच्चे, आपने जो डेप्रिसिएशन का रेट यूज किया है वो 20% वाला किया है? डेप्रिसिएशन का रेट मैंने 20% नहीं यूज किया, मैंने यूजफुल लाइफ को अज्यूम किया था 10 इयर्स, लेकिन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ मैंने 5 ईयर अज्यूम कर ली। तो ठीक है देखें सर, ओके। 50 कैरिंग अमाउंट है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है, उसकी डेप्रिसिएशन बन गई 10। फेयर वैल्यू के केस में फेयर वैल्यू 100 है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स, उस केस में बन गई 20। अब डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू पे 20 होनी चाहिए थी, कैरिंग अमाउंट में चार्ज हुई है 10, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी, कितनी अमाउंट से, 10 रुपीज। गॉट इट? यस सर। जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बच्चे क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे। फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन of Jasmine Limited and its subsidiary Sunflower Limited 31st December 2017. क्वेश्चन शो नहीं हो Property, रहा। plant and equipment. जी बच्चे, अब शो हो रहा है क्वेश्चन? जी सर, अब आ गया। जी, क्वेश्चन शो हो रहा है आपको? जी ठीक हो गया जी सर। जज़ाकल्लाह। जी बच्चे, following are the draft statement of financial position of Jasmine Limited and its subsidiary Sunflower Limited as on 31st December 2017. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लाइन आइटम ऐड करेंगे, इनटेंजिबल एसेट लाइन आइटम ऐड कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन एसएल
इसको नॉक ऑफ करेंगे, इलिमिनेट करेंगे अगेंस्ट नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी। करंट एसेट लाइन आइटम ऐड करेंगे, शेयर कैपिटल जस्ट पेरेंट, शेयर प्रीमियम भी पेरेंट का, रिटेन अर्निंग के लिए बचे सीआरई और एनसीआई का अकाउंट बनाएंगे। करंट लायबिलिटी लाइन आइटम्स ऐड करेंगे। Additional information: JL acquired 75% shares in SL on 1st January 2017 acquisition date. Cost of investment है 520। कितने में बाय किया? 520। ये भी फिगर गिवन है 520। अच्छा बच्चे, सेकंड वन एडजस्टमेंट ऑन एक्विजिशन डेट carrying value of SL's net assets was equal to fair value except an intangible asset whose fair value rupees 40 million। उसकी फेयर वैल्यू 40 मिलियन थी जबकि उसकी कैरिंग वैल्यू 25 मिलियन थी। अब बताएं मुझे, फेयर वैल्यू में से माइनस करना है हमने कैरिंग अमाउंट को। फेयर वैल्यू है 40, कैरिंग अमाउंट है 25, बताएं क्या फिगर है? 15। गेन है या लॉस है? गेन है सर। शाबाश, फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू ग्रेटर देन कैरिंग अमाउंट। अच्छा अब नेक्स्ट, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ब्रांड की कितनी है? 5 इयर्स। एक्सेस डेप्रिसिएशन बता दीजिएगा कितनी? 15 को 5 से डिवाइड कर दें, क्या फिगर बच्चे बने? 3। बिल्कुल ठीक हो गया। ये एडजस्टमेंट आ गई है, ये हमने सॉल्व करनी है। बाकी क्वेश्चन एज इट इज वही जो कल आपको असाइनमेंट में दिया था। रिटेन अर्निंग का बैलेंस डेट ऑफ एक्विजिशन पे 370 है। ये कौन सा बैलेंस गिवन है बच्चे? प्री एक्विजिशन। क्वेश्चन क्या है? JL's consolidated statement of financial position 31st December 2017। स्टार्ट करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सर जी अगर ना बताया हो कि इसने गेन कैलकुलेट नहीं किया था सब्सिडियरी ने, तो हमने ये कंसीडर कर पॉजिटिव अजम्पशन लेनी है। जी अजम्पशन तो हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव अजम्पशन कभी भी क्वेश्चन में यूज नहीं होती। हमने तो कभी भी मतलब ये अज्यूम नहीं करना कि क्वेश्चन, देखो पहली बात है रिपोर्टिंग डेट पे ये एसेट एग्जिस्टेड है। वो क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन तभी चार्ज होती है अगर एसेट एग्जिस्टेड हो। अगर एसेट ही आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया तो फिर डेप्रिसिएशन वो क्यों ऐसे बताएगा? ठीक है, ठीक हो गया। और सेकेंडली उसने हमें बता भी दिया कि एसेट 25 रुपए गई है, इसका मतलब उसने फेयर वैल्यू पे उसे रिपोर्ट भी नहीं किया हुआ सब्सिडियरी के केस में। तो ये क्लियरली इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है। जेएल ग्रुप सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 880 330। नेक्स्ट बचे इंटेंजिबल एसेट 40 + 50। नेक्स्ट बचे
हम गुडविल के लिए लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 लाइन आपने स्किप कर देनी है। हो सकता है गुडविल आए, हो सकता है परचेज बार्गेन आ जाए, लेकिन अगर आपने लिख लिया तो कोई मसला नहीं, काटिएगा नहीं, इसको रहने दीजिए, ब्लैंक रहने दीजिए। पहले तो लिखना नहीं है, लेकिन अगर लिख लिया है इसको काटना नहीं है, जरूरत नहीं, और इसके आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस रहने दे। ठीक हो गया जी बच्चे? जी, इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स आगे 640 465। सिक्स 465। शेयर कैपिटल जस्ट पेरेंट 700। शेयर प्रीमियम 240। नेक्स्ट बच्चे, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स, इसकी बच्चे वर्किंग नंबर 5 है। नेक्स्ट बच्चे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, इसकी बच्चे वर्किंग नंबर 3 है। इसके बाद बच्चे करंट लायबिलिटीज, $420,235। टोटल बचे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जी बच्चे, हम स्टार्ट करने लगे हैं बच्चे। सबसे पहले वर्किंग नंबर 1, ग्रुप स्ट्रक्चर। सॉरी, मैं स्टेडी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से मूव करने लगा था। ग्रुप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर में बच्चे SLYL, SLJL, सॉरी JL 75%, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बच्चे 25%, पोजीशन डेट 1 जनवरी 2017, रिपोर्टिंग डेट बच्चे 31 दिसंबर 2017, 1 ईयर का पीरियड। वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। जी बच्चे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जी बच्चे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की फिगर बताइएगा, पिक करके बताएं। 520, ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे, इसी के साथ अब हम वर्किंग नंबर 3 भी साथ साथ बनाते जाएंगे पैरेलल। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट,
सबसे पहले बचे सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, सब्सिडरी शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल है बच्चे 200 का, 75% लेना है, 200 इंटू 75%। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है 150। बिल्कुल ठीक होगा जी, एक्सीलेंट। अच्छा बच्चे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में सब्सिडरी का शेयर कैपिटल, इसी तरह से 200 का बच्चे 25%, बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट। इसी तरह से बच्चे शेयर प्रीमियम की फिगर भी है, नहीं है, सब्सिडरी के शेयर प्रीमियम की फिगर नहीं है। अब हमें रिजर्व्स की वर्किंग करनी है। अब रिजर्व्स की वर्किंग मैं जरा डिफरेंट करूंगा, डिफरेंट वे में। अब आपने इस तरह से किया करनी जी बच्चे, रिजर्व्स कॉलम बना लिया करें, चार्ट ना बनाया करें, कॉलम बना लिया करें। रिजर्व्स में बच्चे आपने सबसे पहले लिखना है प्री, फिर बाद में लिखना है पोस्ट, सर इस तरह। जी बच्चे, सर वो आप शेयर प्रीमियम की बात कर रहे थे, तो वो तो सर हम उधर ही लिख देते हैं सीधा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में दोनों का ऐड करके। क्या हुआ बच्चे, मुझे आपकी बात नहीं समझ में, दोबारा बताइएगा आपने। सर जो शेयर प्रीमियम की अमाउंट होती है उसको हम वो लाइन आइटम नहीं है। हाँ वो भी बच्चे हम ऐड नहीं करते, इक्विटी का जितना भी पोर्शन है वो बाइफरकेट होता है। जैसे शेयर कैपिटल है उसी तरह से शेयर कैपिटल भी पेरेंट का, शेयर प्रीमियम भी पेरेंट का। तो सर वो मैंने जो आपका क्वेश्चन असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें सर उसको मैंने ऐड कर दिया लाइन आइटम समझ के, तो वो तो सर जवाब बिल्कुल करेक्ट आया मेरा। आंसर तो बिल्कुल ठीक आएगा ना, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपने दोनों खराब किए। अगर एक एस्पेक्ट उसको खराब करते तो फिर ऐसा ना होता। वो सर मुझे बता दें फिर वो शेयर प्रीमियम को कैसे टैकल करना। तो शेयर प्रीमियम किस पे बेस करता है, शेयर कैपिटल पे बेस करता है। जी तो जब सर हम शेयर कैपिटल भी पेरेंट का लिख रहे हैं तो शेयर प्रीमियम भी पेरेंट का लिखेंगे। ठीक है, तो जो सब्सिडी का वो किधर लिखना। सब्सिडी का बाइफरकेट, जैसे हम शेयर, जैसे हमने ये शेयर कैपिटल बाइफरकेट किया, बिल्कुल उसी तरह से शेयर प्रीमियम भी बाइफरकेट करना है। मैंने एक क्वेश्चन करवाया कल क्लासरूम में। ठीक हो गया सर, समझ आ गया, थैंक यू। अच्छा बच्चे, रिजर्व्स की फिगर, टोटल रिजर्व्स की फिगर हमारे पास कितनी बन रही है असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन। रिजर्व्स की फिगर टोटल है बच्चे 410, सब लोगों ने पिक कर लिया 410 टोटल रिजर्व्स की फिगर। ये टोटल फिगर है रिजर्व्स की 410। हमें अब पिक करनी है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स की। जरा मुझे बताइएगा प्री एक्विजिशन रिजर्व्स की फिगर कितनी गिवन। थर्ड 370 एडजस्टमेंट में, शाबाश, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, 370। अच्छा अब पोस्ट आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं जरा, 410 माइनस 370, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अब टोटल करेंगे 410 बन जाएगा। यहां तक बच्चे कोई प्रॉब्लम, सब बातें समझ में आ गई। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करने वाले, ये एडजस्टमेंट अब तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखिए, कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स वाज इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू एक्सेप्ट एन इंटेंजिबल एसेट, जिसकी फेयर वैल्यू 40 मिलियन है जबकि किताबों में 25 का लिखा हुआ है। तो फेयर वैल्यू गेन कितने से आ गया, 15 से। इसकी जरा मुझे एंट्री बताइएगा, मैंने एंट्री समझाई है फेयर वैल्यू गेन की। एंट्री क्या होती है, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को हम क्रेडिट करते हैं, एसेट को हम डेबिट करते हैं। मैंने अभी लिखवाई थी, ये देखिएगा, हमने ये एंट्री लिखी है ना, एसेट को हमने डेबिट करना है और प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को क्रेडिट करना है। एसेट डेबिट, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स क्रेडिट, कितने से बचे, 15 से। करने लगा हूं, जरा आप तवज्जो करनी है आप लोगों ने। देखिए मैं पूरे डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट आपको समझाने लगा सर ये 370 में ताकि आपके 15 ऐड हो कोई जाएगा। गलती ना हो। ये देखिए 15 बचे, मैं एंट्री के लिए ना ये ग्रीन से लिख रहा हूं, ये ग्रीन से, प्लस 15 ऐड हो गया, एसेट डेबिट हो गया, 15 से इंटेंजिबल एसेट रिस्पेक्टिव एसेट में ऐड किया मैंने। साथ ही साथ बचे प्री एक्विजिशन रिजर्व्स, ये फेयर वैल्यू गेन आ जाएगा, फेयर वैल्यू गेन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। कितने से बचे, 15 से। यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, एसेट डेबिट, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स क्रेडिट।
सब लोगों को बात समझ में आई है मेरी? अच्छा, अब नेक्स्ट, एक्सेस अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल एसेट के लिए हम वर्ड अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, तो इसकी एक्सेस अमोर्टाइजेशन की फिगर कितनी है ये भी वर्किंग में आपको बता देता हूँ। 40 में से माइनस किया था हमने 20। हमेशा फेयर वैल्यू में से आप कैरिंग वैल्यू माइनस करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो गेन, नेगेटिव आया तो लॉस, पता चल जाएगा। अच्छा बच्चे, अब एक्सेस अमोर्टाइजेशन क्या है? 15 को डिवाइड कर दें रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, किससे मल्टीप्लाई करना है? जो आपने ये पीरियड डिटरमिन किया होगा। ये पीरियड कितने हैं बच्चे? 1 ईयर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ना भी करते आंसर सेम आना था। अच्छा, अब इसकी एंट्री क्या है, जरा मुझे इसकी एंट्री बताइएगा। अभी मैंने इसकी एंट्री समझाई थी कि अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो हमारी रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस भी कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट कम होगा, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस भी कम होगा। तो हमें ये पोस्ट में इफेक्ट लेना है, प्री में इफेक्ट भी नहीं लेना। शाबाश। एंट्री क्या होगी? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व डेबिट और एसेट क्रेडिट। एसेट में से भी 3 माइनस कर देंगे, एसेट में से भी 3 माइनस हो गया, पूरी एंट्री इनकॉर्पोरेट हो गई, दोनों एंट्रीज इनकॉर्पोरेट हो गई। पहली एंट्री क्या थी? एसेट डेबिट प्री एक्विजिशन रिजर्व्स क्रेडिट। दूसरी एंट्री क्या थी बच्चे? पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स डेबिट और एसेट क्रेडिट। ठीक हो गया, ये इफेक्ट इनकॉर्पोरेट हो गया, बस खत्म। अब बाकी हमें टोटल करना है और इसकी कैलकुलेशन कर डालनी है। जी बच्चे, टोटल कीजिएगा, मुझे बताइएगा। इसका बैलेंस 385 बना, इसका बैलेंस बचे 37, और ये अब आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या सीआरई, और इसी तरह से बचे एनसीआई। सॉरी, इसका बैलेंस है 75%, 75% और 25%। कैलकुलेट करके बच्चे बताएं। 385 इंटू 75%, 288.75। $27.75, 9.25, 385 minus 288.75। आप लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। 96.25। अब ये प्री है, पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और एनसीआई में। जी बच्चे, प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व बच्चे कितना बैलेंस है? 288.75, 288.75। अच्छा बच्चे, एनसीआई में कितना रिपोर्ट करेंगे? प्री एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस 96.25। अब बच्चे जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा गुडविल की फिगर कितनी बन रही है। टोटल 520, ये भी 520, हैवियर साइड का टोटल किया हमने, गुडविल कैलकुलेट 81.25, 81.5। जी बच्चे, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट वन बच्चे, एक ही वर्किंग हमारी रह गई है, पहले हम वो वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 5, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग, सीआरई। जी बच्चे, सबसे पहले बच्चे जेएल रिटेन अर्निंग बैलेंस बताना है। जेएल की रिटेन अर्निंग का बैलेंस बचे 720। बिल्कुल ठीक हो गया जी तहजीब साहब, जजाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 27.75। जी बच्चे, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का एनसीआई में भी बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 9.25। यस सर। टोटल कीजिएगा और कैरी डाउन बैलेंस डिटरमिन कर देंगे। 155.5,
इसका भी टोटल कीजिएगा और इसका भी कैरेट आउट बैलेंस बताइए। 747.75। जी बच्चे, अब हमने इसका टोटल स्टेटमेंट में लिख देना है। सबसे पहले 1100 बन रहा है ये, $90 + 10 102 हो जाएगा। गुडविल की फिगर कितनी कैलकुलेट करवाई आपने, बताइएगा मुझे जल्दी से। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1210 बन रहा। 1210 पर सॉरी 81.25। मेरे पास 2498.25 बन रहा है। देखें जरा, मैंने शायद गलती ना की हो, मैं दोबारा कंफर्म करता हूँ, यही है आप लोग सर, भी कैलकुलेट करें। यही है सर। यही है सर। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। 2498.25 ठीक हो गया जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा बच्चे, अब हम लायबिलिटी साइड का कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग का बैलेंस बताइएगा बच्चे मुझे। 747.75 ठीक हो गया। और एनसीआई का बैलेंस 81 नहीं, तो गुडविल का बैलेंस था सर 155.5। इसका भी टोटल और इसका भी टोटल। लास्ट वन टोटल कीजिएगा और मुझे बताइएगा। सर ये 1687.75। इसका बता रहे हैं 1687.75। 1843.25। अ, 50 बन रही है। नहीं सर ठीक आ रहा, सेम आ रहा। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी बच्चे। एडजस्टमेंट क्लियर हुई है बच्चे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। यस सर। जी बच्चे, ये क्वेश्चन बच्चे अभी आपने सॉल्व करना है। 10 मिनट्स हैं आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को मैं आपके साथ रीड कर देता हूं, आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है इसको। Following information has been extracted from the financial statement of Yasir Limited and Bilal Limited for the year ended 30th June 2016. Complete information given है। Fixed asset line item ऐड करेंगे, नॉक ऑफ करेंगे नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी के साथ। स्टॉक इन ट्रेड लाइन आइटम ऐड करेंगे, अदर करंट एसेट लाइन आइटम ऐड करेंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस बचे लाइन आइटम ऐड करेंगे। शेयर कैपिटल जस्ट पेरेंट का, इसके लिए बच्चे सीआरई और एनसीआई का अकाउंट बनाएंगे बच्चे। लाइन आइटम्स ऐड करेंगे बच्चे। 1 जुलाई एक्विजिशन डेट है बच्चे। YL रिक्वायर्ड 75%, ये कंट्रोल की परसेंटेज है।
ये बच्चे मैंने अभी सॉल्व करवाया, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट है एडिशनल। इसमें 2 एडजस्टमेंट मैंने इनकॉर्पोरेट की हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं रहा ये अब, ठीक है। BL 18 पर शेयर, वही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए। अब अगली बात जरा गौर से सुनना है। एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू ऑफ BL's नेट एसेट वाज इक्वल टू इट्स बुक वैल्यू एक्सेप्ट ऑफिस बिल्डिंग whose fair value exceeds its carrying value by rupees 12 million। ये मुझे बताइएगा 12 मिलियन किसकी फिगर दे रहा है? ये फेयर वैल्यू की फिगर है या फेयर वैल्यू गेन की फिगर है? फेयर वैल्यू गेन की। शाबाश, क्योंकि उसने खुद कैलकुलेट करके आपको बता दिया कि फेयर वैल्यू गेन है। अब दोनों कंपनीज क्या करती हैं? डेप्रिसिएशन लेती हैं 5%। तो बताएं एक्सेस डेप्रिसिएशन की फिगर कितनी बनेगी? 12 का 5%, 12 इंटू 5%, क्या फिगर बचे बनती है? नहीं, अभी आपको एक्विजिशन डेट से, ये देखिए यकम जुलाई 2014 है और 30 जून 2016, कितने नंबर ऑफ इयर्स है? कितने नंबर ऑफ इयर्स है? नहीं नहीं नहीं, गौर करें गौर करें, 2 साल सर बन दो रहे हैं, 2 साल। 2 साल बन रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसी वजह से ग्रुप स्ट्रक्चर में मैं कहता हूं पीरियड लिख लिया करें। 12.05 मल्टीप्लाई बाय 2, ये बचे 1.2 फिगर बनेगी। अब समझ आई ये बात की ग्रुप स्ट्रक्चर में मैं पीरियड क्यों लिखवाया करता था। अच्छा बच्चे, ये पहली एडजस्टमेंट है, ये आपने इसको सॉल्व करना है। और साथ देखें, इस क्वेश्चन में प्री एक्विजिशन रिजर्व नहीं बताया उसने, हमें तंग किया उसने। उसने कहा ईयर वाइज नेट प्रॉफिट दोनों कंपनीज का ये है, हमें प्री एक्विजिशन रिजर्व कैलकुलेट करना है BL का। तो अब हम क्या करेंगे? हम रिटेन्ड अर्निंग का सिंपल अकाउंट बना लेंगे। देखिए क्लोजिंग फिगर क्या है रिटेन्ड अर्निंग की? क्लोजिंग फिगर है 258, वो तो हमें पता है 258 है। अच्छा, अब हम लेंगे प्रॉफिट की फिगर, प्रॉफिट 2 इयर्स का। अब एक प्रॉफिट है 2015, फिर है 16 जी। 15 क्या बचे? 168, 16 11, और ये बचे हमारी ब्रॉड डाउन की फिगर, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, ये ओपनिंग फिगर है, ये हमारी प्री एक्विजिशन रिजर्व की फिगर होगी। समझ आई है? तो इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक ये था। तो जरा मुझे कंप्यूट करके बताएं क्या फिगर बन रही है? 258, 11, 168, फिगर 79। अब वही क्वेश्चन तो नहीं है ना, डिफरेंट है ना क्वेश्चन। अब आपने सॉल्व करना, ये क्वेश्चन पूरा नहीं सर ये समझ में आपने लेजर में 2 साल का प्रॉफिट क्यों लिया? वो क्योंकि मुझे सिर्फ ओपनिंग फिगर कंप्यूट करनी थी। तो मुझे जब ओपनिंग फिगर कंप्यूट करनी है, तो मुझे ओपनिंग फिगर कंप्यूट करनी है यकम जुलाई 2014 पे। तो मुझे इसके लिए दोनों सालों का प्रॉफिट लेना पड़ा, ठीक है ना। ये एक मैंने जस्ट लाइक वर्किंग बनाई, ओके और सर। कुछ भी। ओके सर। करें जरा बच्चे सर कैलकुलेशन ये असाइनमेंट स्टार्ट में कर। क्वेश्चन कौन से प्रैक्टिस क्वेश्चन है सर? ये जी बच्चे, असाइनमेंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है या एडिशनल नहीं क्वेश्चन है सर? असाइनमेंट में ये क्वेश्चन नहीं है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, इसको मैंने अमेंड किया हुआ है, ये पास पेपर का क्वेश्चन। ठीक है सर। सर की क्लास में क्या बैठे हैं सर? जब क्लास में मैंने ये पूछना है कि जैसे आप कहते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम आपका जुड़ने के टाइम के साथ मैच है। यहाँ पे लेट शुरू करूंगा, ब्रेक सबसे भी कहता था कि आप भी लेट कर बजे या 2 बजे, 2:15, क्योंकि आते आते 2:15 मैंने भी क्लास रखनी थी ना, उस हिसाब से भी सेकंड टाइम नहीं नहीं क्यों जी। बच्चे हो जाएगा सॉल्व। जूम आउट कर दें क्वेश्चन, ये स्क्रीनशॉट लेना है इसका सर।
सर सवाल प्रॉपर नजर नहीं आ रहा सर, थोड़ा ऊपर कर देंगे। जी मैं ये ग्रुप में भी असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मैं भी कर देता हूँ। अच्छा आप ऐसा कीजिएगा, ये होमवर्क बना लें और ये सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब जरा एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, ओके सर। आपने करना जरूर है ये, और मुझे सेंड भी करना है। इस सिचुएशन में बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू, अब जरा देखिएगा, बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू चेंज हो गई बच्चे। अब इस सिचुएशन में क्या है, बुक वैल्यू उसकी 250 है, फेयर वैल्यू 170 है, गेन आएगा या लॉस आएगा? लॉस आएगा। लॉस आएगा। क्या आएगा? फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू 170, फेयर वैल्यू 170 और बुक वैल्यू 250। इस सिचुएशन में हम एंट्री क्या पोस्ट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, कल मैं आते ही इसको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब बच्चे दूसरी सिचुएशन है फेयर वैल्यू लॉस की। ये कब होता है? जब फेयर वैल्यू लेस देन कैरिंग अमाउंट होगा। इस सिचुएशन में बच्चे हम एंट्री क्या पोस्ट करते हैं? प्री एक्विजिशन रिजर्व्स डेबिट हो जाएंगे और एसेट बच्चे क्रेडिट हो जाएंगे। एनालिसिस क्या होगा? इक्विटी डिक्रीज होगी और एसेट भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर एसेट डेप्रिशिएटिंग हुआ तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री पोस्ट होगी? डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी बच्चे एसेट डेबिट और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन कम अमाउंट की बननी थी लॉस की वजह से, आपने डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज कर दी। जब डेप्रिसिएशन को कम करेंगे एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा एक्सपेंस, तो प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, रिटेन अर्निंग का बैलेंस भी बढ़ जाएगा। तो क्या बच्चे एसेट भी इंक्रीज करेगा और इक्विटी भी बच्चे क्या करेगी? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये एंट्री। अच्छा जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें सिर्फ ये एंट्री डेप्रिसिएशन का इफेक्ट मैंने खत्म कर दिया उसमें से, ताकि आपके लिए कॉम्प्लेक्स ना रहे। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करनी है। पूरी असाइनमेंट सिर्फ 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवा दिया, आपने फिर भी सॉल्व करके मेरे साथ शेयर करना। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो सर नहीं ये है? प्री एक्विजिशन रिजर्व डेबिट क्यों हो रहे हैं, ये बता दें डेबिट सर। इस वजह से हो रहा है ना कि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। आपने किताबों में लिखा हुआ 100 रुपए का एसेट है, जबकि मार्केट में उस एसेट की कीमत 50 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो आपके तो नेट एसेट ज्यादा नहीं शो हो रहे। जब आप एसेट कम करेंगे तो आपकी नेट एसेट्स की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, तो हम रिजर्व्स की वैल्यू को कम कर देंगे। जी सर ओके ठीक। ये रीजन है। आप लोगों ने सॉल्व जरूर करना है, फिर मैं इंशाल्लाह इसको कल आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। अच्छा एक बच्चे ने सवाल पूछा हुआ था, बच्चे ने कहा था कि अमोर्टाइजेशन की का कॉन्सेप्ट दोबारा बता दीजिएगा। एक बच्चे का मैंने मैसेज अभी पढ़ा है। जी बच्चे जरा सुनिएगा गौर से बच्चे। बच्चे एसेट की फेयर वैल्यू बढ़ गई थी 15, एसेट की फेयर वैल्यू थी 40, कैरिंग अमाउंट थी 25। 40 में से 25 लेस किया, फेयर वैल्यू गेन 15 रुपीज का बन गया। जब एसेट को हम कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या उससे एक्सेस डेप्ट अमोर्टाइजेशन ही बनेगी? इनटेंजिबल एसेट के केस में बनेगी ना। तो वो हमने एक्सेस अमोर्टाइजेशन चार्ज किए, क्योंकि एसेट को हम कैरिंग अमाउंट से फेयर वैल्यू पे ले गए, और जब फेयर वैल्यू बढ़ी तो फिर उससे क्या होगा बच्चे? उस एसेट की अमोर्टाइजेशन की अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगी। और वो कितने से इंक्रीज हुई? जितना फेयर वैल्यू गेन था उसको हमने डिवाइड कर दिया रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से। ठीक हो गया जी बच्चे? और वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ थी 5 इयर्स। एक्विजिशन डेट से रिपोर्टिंग डेट तक का पीरियड 1 ईयर बन रहा था, हमने 1 से भी उसे बच्चे मल्टीप्लाई कर दिया।
समझ आ गई बच्चे बात? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो नेट इफेक्ट अगर हम कंसीडर करें, नेट एसेट में इफेक्ट कितने से आया, एसेट नेट कितने से इंक्रीज हुआ है? एसेट नेट इंक्रीज हुआ है 12 से, करके देखिएगा बच्चे, 12 से इंक्रीज हुआ ना। एसेट 15 से बढ़ा, 3 से उसकी अमोर्टाइजेशन बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, 15 लेस कर दिया 3, 12 का नेट इफेक्ट आ गया बच्चे। ठीक हो गया जी, कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग डेट। जी बच्चे, मैं भी असाइनमेंट बच्चे आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, आप लोगों ने खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जो भी पहले क्वेश्चन, 1 मिनट बच्चे मैं मैसेज पढ़ लूं, बच्चों ने मैसेज किए, मैं फिर उसके बाद में आपको रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। जी बच्चे, गूगल क्लासरूम पे ही आपने सॉल्व करके अपलोड करना है, बिल्कुल सही किया था आपने, गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड करना है आपने। ठीक हो गया? बिल्कुल वैसे ही करते हैं तैयब बच्चे, वैसे ही करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर शेयर प्रीमियम का बैलेंस नहीं था। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था, मुझे याद नहीं है, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें शेयर प्रीमियम भी था। जैसे देखें ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है, अगर मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस की जगह पे ये वर्ड बोल देता हूँ शेयर प्रीमियम, इसकी भी बिल्कुल उसी तरह से ट्रीटमेंट मैंने आपके साथ डिस्कस की थी और मैंने बताया भी था। ये देखिएगा, ये देखिएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगर शेयर प्रीमियम कहूंगा तो मैं इसको शेयर प्रीमियम लिख दूंगा। ठीक है ना? चले जी, ठीक हो गया जी बच्चे, जज़ाकल्लाह। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? सर जी, जी सर जी आपने जो पार्ट ए लिखवाया उसमें आपने बोला कि रिपोर्टिंग डेट पे एसेट वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए और सब्सिडरी को चाहिए कि वो बाद में उसका ना गेन कैलकुलेट ना करे, रिकॉग्नाइज ना करे। हाँ, और सब्सिडरी सर ने गेन रिकॉग्नाइज ना किया हुआ हो तो फिर जी एंट्री सर, पोस्ट होती है। अगर तो अगर तो सब्सिडरी ने गेन रिकॉर्ड कर लिया तो फिर हम भी रिकॉर्ड कर लेंगे, वो 2 दफा रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा। ठीक, लेकिन सर अगर सब्सिडरी हो ही कॉस्ट मॉडल पे तो उसने तो फिर करना ही नहीं था ना। तो कॉस्ट मॉडल पे नहीं करना, हम ये कंसोलिडेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, हम उसकी किताबों को तो चेंज नहीं कर रहे। ये तो मैंने पहले भी बताया, कंसोलिडेशन की एंट्रीज मेमोरेंडा एंट्री है, ये तो ओके सिर्फ सर, ठीक है। कंसोलिडेशन पर्पस के लिए हम कर रहे हैं। हमने उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बिल्कुल भी नहीं चेंज किया, उसकी स्टैंड अलोन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी जो प्राइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए जो एंट्रीज हैं, जो उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो उसके लेजर्स हैं, उस पे तो किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं हो रही। हम सिर्फ फॉर कंसोलिडेशन पर्पस के लिए मेमोरेंडा अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, जी सर, थैंक यू। कोई मसला नहीं बच्चे। चलें, अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जी तहजीब साहब पूछ ले। बच्चे वैसे ग्रुप का वर्ड बोल दिया जाता है क्योंकि कंसोलिडेटेड कंपनी जो होती है ना, वो अपने आप को ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवाती। जैसे ग्रुप है ना, वो पूरा ऐसे नहीं है, सेपरेट लिस्ट होती है, ऐसे नहीं होती। ठीक हो गया ना? हाँ, लिमिटेड का वर्ड यूज किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिटेड का वर्ड, जो आपने लिमिटेड का वर्ड बोला है, तो वो किया जा सकता है। ठीक हो गया जी, अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।